हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज इस क्लास में वैसे क्वेश्चन हम करेंगे जो कि आपको एग्जाम में 1 नंबर पक्का करने वाले, यानी कि 1 नंबर आपको दिलाने में मदद करेंगे। और बात करते हैं, यह जो है क्वेश्चन आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट से संबंधित है और यह जो है एग्जाम में आपको 1 नंबर जरूर दिला सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे रामसर साइट के बारे में, पूर्ण यानी कि विस्तार से बात करेंगे रामसर साइट के बारे में। तो इसमें जानेंगे दुनिया में कितने रामसर साइट है और कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है, और बात करेंगे भारत में कितना है। तो इसके बारे में पूर्ण विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन के बारे में, यानी कि आर्द्रभूमि यानी रामसर जो कि रामसर साइट है उसके बारे में हम जानेंगे कि दुनिया में कितने रामसर साइट है और भारत में कितने रामसर साइट है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब से हुआ। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। 1971 यानी कि 2 फरवरी 1971 में किया गया था। और वही बात करते हैं, अगर पूछिए तो रामसर यानी कि आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ, पहली बार हुआ था। और कहाँ हुआ था? ईरान के, यानी कि ईरान के देश की जगह है रामसर, वहीं पे किया गया था। अब बात करते हैं, यानी कि 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर हुआ था। यानी कि ये जो ईरानी शहर है रामसर, उसी के यानी कि कैस्पियन सागर के शहर के तट पर रामसर नामक स्थान है, वहीं पर यह सम्मेलन किया गया था। और बात करते हैं कि अगर कहें कि रामसर सम्मेलन जो है किस सागर के तट पर हुआ था, यह कैस्पियन सागर के तट पर किया गया था। और आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन, यानी कि रामसर सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन हुआ था। और वहीं बात करते हैं, सम्मेलन जो हुआ था 1971 में ईरान में हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो दिसंबर 1975 में यह लागू कर दिया गया था। और वहीं बात करते हैं, वर्तमान में कुल पार्टीज़ हैं, यानी कि वर्तमान में जो कुल पार्टी है इसमें, यानी कि 171 पार्टी है। और वहीं बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आर्द्रभूमि को नष्ट होने से बचाने के लिए विश्व समुदाय का ध्यान इस और आकृष्ट करना, यानी कि आर्द्रभूमियों को जो है नष्ट होने से बचाने के लिए विश्व का जो ध्यान है, तो इसकी आर्द्रभूमियों को ओर यानी कि आकर्षित करना है। और वहीं बात करते हैं, अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी की बात करते हैं, तेहरान है। और अभी हाल ही में ईरान ने अपनी मुद्रा को बदल कर तोमान रख दिया है, यानी कि अपनी मुद्रा को चेंज किया है, तोमान रखा है। तो ईरान की बात करते हैं। ईरान, आप देख सकते हैं ये ईरान का मैप है यहाँ से। तो ईरान एक, अब बात करते हैं, ईरान एक एशियाई कंट्री है। तो देख सकते हैं आप ईरान का मैप कुछ इस प्रकार है। तो यहीं से रामसर भूमि यानी आर्द्रभूमियों की सम्मेलन का शुरुआत हुआ था। और यहीं से, यानी कि ईरान को ही रामसर भूमि यानी आर्द्रभूमि का नींव यहीं से डाला गया था। और रामसर भूमि की जनक देश की माने तो यह ईरान को ही कहा जाता है। अब वहीं बात करते हैं, विश्व में कुल रामसर साइट की बात करते हैं तो 2422 है, यानी कि मई 2021 तक का अपडेट है कि मई 2021 तक में अभी वर्तमान में 2422 रामसर साइट है विश्व में। और वहीं बात करते हैं सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में है, और वहाँ 175 यानी कि 175 है। और वहीं मेक्सिको की बात करें तो दूसरे नंबर पर है, मेक्सिको 142 है। आप देख सकते हैं मैप में यहाँ कुछ दिखाया गया है ब्रिटेन, और दूसरे नंबर पर मेक्सिको दिखाया गया है यहाँ पे, और इसमें 142 है। और वहीं बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्र पर लिस्टेड आर्द्रभूमि, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में बात करते हैं तो लिस्टेड आर्द्रभूमि है। और वहीं पे बोल्विया में 148 वर्ग किलोमीटर पर ये रामसर साइट है। और वहीं बात करते हैं 2021 का थीम, रामसर साइट का थीम की बात करें तो आर्द्रभूमि और जल है। आर्द्रभूमि और जल याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रामसर दिवस और कहाँ से शुरू हुआ था रामसर कन्वेंशन जो पहली बार हुआ था, और इसका थीम क्या है, और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं, यानी कि इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे और बात करते हैं। अब बात करते हैं भारत में। भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने रामसर साइट है, तो यानी कि भारत में बात करते हैं तो यह 1900, यानी कि भारत की बात करें तो रामसर साइट यानी कि इसमें जो शामिल हुआ था 1982 में
भारत इसमें शामिल हुआ था। और बात करते हैं भारत में कुल रामसर साइट अभी 42 है, जो कि 42 है। और वहीं बात करते हैं दिसंबर 2020 में नवीनतम रामसर साइट जो बनाए गए हैं भारत में, तो आप देख सकते हैं लद्दाख के त्योसकर आर्द्रभूमि जो है इसको नवीनतम यानी कि हाल ही में बनाया गया है, दिसंबर 2020 की बात करते हैं। और वहीं महाराष्ट्र के लोनार झील को भी रामसर साइट में यानी कि नवीनतम रामसर साइट घोषित किया गया। वहीं यूपी का सूर सरोवर यानी कीथम झील उसका दूसरा नाम है, उसको भी अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है रामसर साइट में। और उत्तराखंड का आसन बैराज भी इसमें शामिल किया गया। और बिहार का कांवरताल यानी कांवरताल झील या कांवर झील जो बेगूसराय में है इसको भी शामिल किया गया हाल ही फिलहाल में। और जो ये कुल मिलाकर कहें तो भारत में 42 रामसर साइट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैप में भी दिखाया गया है त्योसकर आर्द्रभूमि जो लद्दाख में है। और आसन बैराज की बात करते हैं तो यह उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ मैप में दिखाया गया। और सूर सरोवर की बात करते हैं तो यह आगरा उत्तर प्रदेश में यानी कीथम झील इसी का दूसरा नाम है। वहीं लोनार की बात करें तो यह महाराष्ट्र में है। और कांवरताल यानी बिहार के बेगूसराय में है। यह हाल ही में इसे शामिल किया गया है, यानी कि 5 जो है रामसर साइट को नवीनतम रामसर साइट घोषित किया गया है। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि, यानी कि भारत की बात करते हैं सबसे बड़ी आर्द्रभूमि यह सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहीं पे गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदरबन में ही सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण के रूप में जाना जाता है। और वहीं बात करते हैं भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका आर्द्रभूमि, यानी रेणुका आर्द्रभूमि है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब वहीं भारत में सर्वाधिक यानी कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट है, यानी कि 8 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में दिखाया गया है उत्तर प्रदेश में 8 और रेणुका आर्द्रभूमि। और वहीं सुंदरबन दिखाया गया यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो आप मैप में देख सकते हैं। अब बात करते हैं और इसके बारे में और भी। अब बात करते हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड, यानी मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या है इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। अब बात करते हैं इस सूची के तहत, यानी कि इस सूची के तहत उन रामसर साइट को चिन्हित किया जाता है जो पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अनमानवीय हस्तक्षेप की संभावना है, जो तत्काल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो इन सभी जगह को शामिल किया जाता है। और वहीं बात करते हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भारतीय साइटें। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भारतीय साइटों की बात करें तो कितने हैं, तो वर्तमान में 2 भारतीय साइटें इसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत, जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और जो राजस्थान में स्थित है। और वहीं लोकटक झील जो केवला लमजाओ मणिपुर उद्यान है जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी यानी मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड जो होता है जो वर्तमान में पारिस्थितिकी चरित्र यानी पारिस्थितिकी चरित्र, प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेप की संभावना है जो उसकी चुनौतियों को सामना कर रहे हैं, उसी को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है मैप में केवलादेव जो राजस्थान में है। और वहीं बात करते हैं लोकटक झील जो मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और वहीं बात करते हैं 1993 में सिल्टेशन की समस्या के कारण चिल्का झील को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बाद में 2002 में इसे सूची से हटा दिया, यानी कि 2002 में चिल्का झील को शामिल किया गया था और बाद में इसे यानी कि इसे हटा दिया गया। इसे इसलिए हटा दिया गया था ये मानवीय और पारिस्थितिकी तंत्र घटना और प्रदूषण की समस्या का यानी कि सामना जो चुनौतियाँ हैं ये पहले कर रहे थे और बाद में जो इसमें सुधार हो गए हैं तो इसको निकाल दिया गया था। अब बात करते हैं, चलिए तो दोस्तों आप जानेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम जानेंगे इसको विस्तार से। तो चलिए जानते हैं कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। तो यह बात करते हैं एक मशीन है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तो यह एक न्यूक्लियर रिएक्टर का खासियत है जो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बात करते हैं सिद्धांत की, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया है, यानी कि इसका सिद्धांत जो है इस पर आधारित होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। वहीं बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर के पिता, विश्व में बात करते हैं एनरिको फर्मी है नाभिकीय रिएक्टर के पिता। तो आप देख सकते हैं मैप में कुछ इस प्रकार दिखाया गया है। और बात करते हैं इसके बारे में और भी विस्तार से। तो दोस्तों इस
इस प्रकार क्वेश्चन से आपको 1 नंबर एग्जाम में ज़रूर दिला सकते हैं ये सब क्वेश्चन, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं इसके बारे में, जो कोई पहला नाभिकीय रिएक्टर है जो शिकागो पाइल यानी कि शिकागो पाइल नामक स्थान पर, शिकागो में पाइल नामक स्थान पर किया गया था, यानी कि 1942 में ये किया गया था। और बात करते हैं विश्व का प्रथम व्यावसायिक रिएक्टर की बात करें तो शिपिंग पोर्ट यानी एटॉमिक पावर स्टेशन जो जिसे कहते हैं, उसका स्थापना तो 1958 में किया गया था। विश्व का प्रथम शिपिंग पोर्ट की स्थापना 1958 में किया गया था। और वही बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त पदार्थ, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं तो ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं, तो बात करते हैं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। अगर वही पूछे तो यह क्वेश्चन जो है बहुत बार बार पूछे जाते हैं कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में बात करते हैं साधारण जल का और भारी जल ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। साधारण जल, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और वहीं बात करते हैं शीतलक के रूप में, तो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी यानी कि ये जो सारे फैक्ट हैं ये सब सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वहीं बात करते हैं शीतलक के बारे में, तो साधारण जल, भारी जल और द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। और वहीं बात करते हैं नियंत्रक क्षार यानी कि नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है बोरॉन का एवं कैडमियम का क्षार प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं नाभिकीय परमाणु कैसे काम करता है, इसको कुछ मैप में इस प्रकार दिखाया गया है, यानी पिक्चर में आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार यह काम करते हैं। तो और बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, तो मतलब कि भारत में कितने हैं, विश्व में कितने हैं, तो और भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए, अगर आपसे पूछे विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन कितना % है, तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो 10.1% है, यानी कि विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा 10.1% है। और वहीं बात करते हैं कोयला उत्पादन की बात करते हैं तो 38% है। और गैस की उत्पादन की बात करें तो विश्व में 23% है कुल ऊर्जा उत्पादन में। और वहीं बात करते हैं हाइड्रो का कुल ऊर्जा उत्पादन में, तो विश्व में 16.2% है। और वहीं बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा 10.1% है। और सौर एवं पवन ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा उत्पादन में विश्व में 7.2% है। और वहीं बात करते हैं विश्व में नाभिकीय रिएक्टरों की संख्या की बात करें तो अभी वर्तमान में यानी कि 443 है, यानी कि 443 अभी वर्तमान में नाभिकीय रिएक्टर है। तो बात करते हैं वहीं यूएसए में, यानी कि यूएसए के अमेरिका की बात करें तो इसमें 93 यानी नाभिकीय रिएक्टर है। वहीं फ्रांस की बात करते हैं तो 56 फ्रांस में नाभिकीय रिएक्टर है। और वहीं बात करते हैं चाइना में, तो चाइना धोखेबाज में बात करते हैं तो यह 50 नाभिकीय रिएक्टर है। और वहीं इंडिया की बात करते हैं तो 23 नाभिकीय रिएक्टर अभी वर्तमान में है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है ग्राफीय निरूपण के हिसाब से। तो टोटल की बात करें तो 26,730 ग्रोथ के अनुसार यह इसमें बढ़ रहा है। तो आप ग्राफीय निरूपण के अनुसार से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं, अब वही बात करते हैं भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर के पिता के रूप में होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है, यानी कि भाभा जो है भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर के पिता यानी कि जनक है। और ये देख सकते हैं यहाँ मैप में होमी जहांगीर भाभा यही है, और यही जो है भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर के पिता है। और बात करते हैं भारत का जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है अप्सरा, जिसकी स्थापना 1956 में यानी कि अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। और वहीं बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान की बात करें तो 5वां है। और वहीं बात विद्युत ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत की बात करें तो 3.22% है भारत का। और वहीं बात करते हैं भारत का प्रथम ऊर्जा का सबसे बड़ा रिएक्टर तारापुर है, यानी कि भारत का प्रथम ऊर्जा तथा सबसे बड़ा रिएक्टर की बात करते हैं तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है। और ये भी तारापुर यानी कि यूएसए के सहयोग से जो निर्मित किया गया था अप्सरा, यानी कि यूएसए के सहयोग से निर्मित किया गया था। इससे पहले हम बता चुके हैं, और जिसकी स्थापना 1956 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं भारत का स्थान जो है न्यूक्लियर एनर्जी में, तो विश्व में 5वां स्थान है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। होमी जहांगीर भाभा को भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर का पिता यानी कि फादर कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत के कुल परमाणु रिएक्टर के बारे में। तो केगा कर्नाटक में है,
और इसकी पावर क्षमता आप देख सकते हैं तो दिखाया गया है। ये पावर जितने भी इसके जो है उत्पादन क्षमता है यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको ये तो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, इतना बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है कि ये कौन से परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है। तो काकरपारा की बात करते हैं गुजरात में है, और कुंडलकुलम परमाणु रिएक्टर की बात करें तमिलनाडु में है, और चेन्नई की बात करते हो तो ये भी तमिलनाडु में है, और नरोरा की बात करते हो ये उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा की बात करें राजस्थान में स्थित है, और तारापुर की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, जो मैप के अनुसार से यहाँ दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नरोरा उत्तर प्रदेश में है और रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। काकरपारा की बात करें तो यह गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित है। और वहीं बात करें तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है, और चेन्नई तमिलनाडु में है। कुन्नलकुलम भी तमिलनाडु में स्थित है। तो आप मैप के माध्यम से आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी पुरस्कार जो 2020 में घोषित किया गया, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, जरूर आने वाले एग्जाम में यानी कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी यानी बिहार दरोगा बीएसएससी आदि में पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो बात करते हैं कि अब स्मार्ट सिटी यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था कब 25 जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। और वहीं बात करते हैं देश के 100 शहरों में इंदौर और सूरत सबसे आगे, यानी देश के 100 शहर में से इंदौर सबसे आगे हैं। और वहीं बात करते हैं देश में 100वें स्मार्ट सिटी की बात करें तो शिलोंग है, और पहले स्मार्ट सिटी की बात करें तो यह भुवनेश्वर है। और लगातार इंदौर चौथे साल शीर्ष पर बना हुआ है। और वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष है, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी राज्यों में शीर्ष पर है। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो स्मार्ट सिटी के मामले में दूसरे नंबर पर है। और वहीं बात करते हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री कौन है, तो यह हरदीप सिंह पुरी है अभी वर्तमान में। और बात करते हैं इसी ने वर्चुअली हुए कार्यक्रम में इसका ऐलान किया, यानी कि वर्चुअली कार्यक्रम को होस्ट करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने यह जो है स्मार्ट सिटी के बारे यह जो पुरस्कार है इसे लॉन्च किया गया। और वहीं बात करते हैं स्मार्ट सिटी पुरस्कार सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल, शहरी गतिशीलता के विषय पर दिए जाते हैं। यानी कि ये सब जो पुरस्कार हैं इस सबको ध्यान में रखते हुए नहीं स्मार्ट सिटी पुरस्कार सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है। शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल, शहरी गतिशीलता आदि के विषयों पर ध्यान दिए जाते हैं, और इसी के अनुसार से यह रैंकिंग जारी किया जाता है। और बात करते हैं देश के कई शहरों को विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कृत किए जाते हैं, यानी कि जो शहर जिस श्रेणी में आते हैं उसको उस श्रेणी के अनुसार से पुरस्कृत किए जाते हैं। और बात करते हैं वहीं विभिन्न श्रेणियों के तहत जितने भी यानी कि जितने वाले स्मार्ट सिटी की सूची है दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आपको हम बढ़िया जो अच्छी तरीके से यानी कि मेंशन करके फुल एनालाइसिस करके बताएंगे, जो कि आपको एग्जाम में 1 नंबर पक्का करने में यानी कि दिलाने में बहुत ही मददगार साबित हो सके। अब यह जो लिस्ट दिया गया है विभिन्न श्रेणियों के तहत जीतने वाले स्मार्ट सिटी की सूची, यानी विभिन्न श्रेणियों के तहत जो पुरस्कार जीते गए हैं उन सिटी के नाम दिए गए हैं। ये तो एग्जाम में बहुत ही मतलब नहीं पूछे जा सकते हैं, यानी कि ये सब तो जरूर नहीं पूछे गए अभी तक। तो ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं कि पहला स्मार्ट सिटी की बात करें तो यह भुवनेश्वर है, और 100वां स्मार्ट सिटी की बात करें तो शिलोंग है, ये याद रखिएगा। और जो लगातार चौथी बार जो इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर बरकरार है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। और बात करते हैं यह जो रैंकिंग जारी किया जाता है शहरी एवं विकास कार्य मंत्री यानी कि शहरी एवं आवास विकास कार्य मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है, जो अभी वर्तमान में इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, और ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और वहीं बात करते हैं सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम, पिंपरी चिंचवाड़ और वह बड़ौदा को क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत 4 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। जो शहर के नाम अभी बोले हैं ये सबको 4 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करते हैं इस मंत्रालय के अनुसार
अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी व जल लीडरशिप अवार्ड मिला है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी और जल लीडरशिप अवार्ड मिला है। उसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो जारी किया गया है। इसमें भारत के कितने टॉप 200 में यूनिवर्सिटी आए हैं, यानी कि टॉप 200 रैंकिंग में भारत की कितने यूनिवर्सिटी शामिल है। तो बात करते हैं तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में बॉम्बे की स्थान में आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो रैंक 177 पे है। और वहीं आईआईटी दिल्ली की बात करें तो रैंक 185 पे है। और आईआईएससी बेंगलुरु की बात करें तो रैंक 186 पर है। और वहीं बात करते हैं आईआईएससी बेंगलुरु ने सीपीएफ मीट्रिक के लिए में से 100 स्कोर प्राप्त किया है, यानी कि 100 स्कोर प्राप्त किया है। वहीं बात करते हैं जेएनयू पहली बार टॉप 600 में शामिल हुआ, यानी कि पहली बार जो है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो पहली बार जो है टॉप 600 रैंकिंग में शामिल हुआ है। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड में टॉप 3 यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। टॉप 3 में यह शामिल है। अब वहीं बात करते हैं भारत के सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्स में मेसी को पीछे छोड़ा है, यानी कि पछाड़ दिया है। अब बात करते हैं भारतीय फुटबॉल टीम के करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री, यानी कि सुनील छेत्री की बात करती है फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। इन्होंने अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी को गोल्स के मामले में पछाड़ दिया, यानी कि गोल्स के मामले में पछाड़ दिया है। और वहीं बात करते हैं सुनील छेत्री ने मेसी को पीछे छोड़ सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं बात करते हैं इसके साथ उन्होंने इसके साथ ही उनके कुल अंतर्राष्ट्रीय गोल की संख्या की बात करते हैं सुनील छेत्री की 74 हो गया है। तो देख सकते हैं ये सुनील छेत्री है, भारत की जो है आन बान शान है। इन्होंने इसको पीछे छोड़कर यानी कि 74 गोल कर दिए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि असम में जो है हाल ही में 2 राष्ट्रीय उद्यान बढ़ गए हैं, जो पहले 5 थे अब 7 हो गए हैं। और बात करते हैं असम सरकार ने दिहिंग पटकई को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। यह रायमोना नेशनल पार्क के बाद एक सप्ताह के भीतर घोषित होने वाला, यानी कि रायमोना पार्क जो है छठा यानी कि राष्ट्रीय उद्यान था। और 7वां की बात करें तो दिहिंग पटकाई 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, यानी इन्हीं की घोषणा के बाद एक सप्ताह के बाद इसे 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, एक सप्ताह के भीतर। और वहीं बात करें दूसरा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि घोषित करने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, जिसे कुछ दिन पहले डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला घोषित किया गया था। और यह एक प्रमुख हाथी निवास स्थान है। और वहीं बात करते हैं असम के 7 राष्ट्रीय उद्यान की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो यह दिहिंग पटकाई जो है न्यू बना है, और वहीं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो न्यू बना है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा और नामेरी और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो बात करते हैं ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। काजीरंगा और मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा ये सब सारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब जो न्यू बना है ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों याद रखिएगा। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2021 की। तो यह भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म की प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि मेघा राजगोपालन को जो भारतीय मूल की है तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, यानी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह मेघा राजगोपालन की बात करती है भारतीय मूल के हैं। और वहीं बात करते हैं मेघा ने सैटेलाइट ट्रेकोलॉजी की मदद से चीन का काला चेहरा दुनिया के सामने सार्वजनिक किया, यानी कि यह जो है सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी की मदद से चीन का काला चेहरा जो दुनिया के सामने सार्वजनिक किया यानी दिखाया है, उसी के लिए इसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। और मेघा के अलावा भारतीय मूल के पत्रकार नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। और वहीं बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार, तो देख सकते हैं आप इसका पुलित्जर पुरस्कार का ये कुछ चिन्ह है और देख सकते हैं। और वहीं बात करते हैं मेघा राजगोपालन की, तो ये मेघा राजगोपालन है जो यह धोखेबाज चीन का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने दिखाया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अब बात करते हैं टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। यानी कि टेनिस खिलाड़ी स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 2021 का खिताब जीत लिया। और वहीं बात करते हैं फाइनल में उन्होंने स्टेफानोस सिपास को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम किया है। यानी कि स्टेफानोस सिपास को हराकर नोवाक जोकोविच ने 2021 का फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है। और बात करते हैं इसके साथ वह 52 साल की चारों ग्रैंड स्लैम में 2 बार जीतने वाले, यानी कि 52 साल के इतिहास में उन्होंने अपने 52 साल के करियर में उन्होंने ग्रैंड स्लैम में 2 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। यानी कि 52 साल के इतिहास की बात करते हुए अपने करियर में चारों ग्रैंड स्लैम में से 2 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देख सकते हैं नोवाक जोकोविच को, यह है नोवाक जोकोविच जो देख सकते हैं जो अपने करियर में बहुत ही अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं। और वहीं बात करते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस कुछ प्रतियोगिता के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष में टेनिस ग्रैंड स्लैम 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं जो इस प्रकार है। बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है और ग्रैंड स्लैम जो क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया और उसको हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो पहले यानी कि शुरुआत जो होता है ग्रैंड स्लैम की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई ओपन से किया जाता है। और वहीं बात करते हैं इसकी ऑस्ट्रेलियाई ओपन की स्थापना ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन की स्थापना 1905 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं फ्रेंच ओपन जो दूसरे फ्रेंच ओपन की खेला जाता है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1891 में किया गया था। वहीं बात करते हैं विंबलडन ओपन की तो यह 1877 में की हुआ था इसका शुरुआत। और यूएस ओपन की बात करें तो 1881 में इसका शुरुआत किया गया था। और लास्ट में जो है यूएस ओपन खेले जाते हैं और ऑस्ट्रेलियाई ओपन से इसकी शुरुआत होते हैं। और वहीं बात करते हैं कोर्ट पे खेले जाने यानी कि खेले जाने वाला जो है मैदान की बात करते हैं तो हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं। विंबलडन की बात करते हैं ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं और यूएस की बात करें तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो दोस्तों यह जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंच ओपन कहाँ पे खेले जाते हैं तो यह क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और विंबलडन ओपन जो होते हैं तो ये घास के मैदान पर खेले जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। और यह अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारत के 8 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग जो मिला है। भारत के कुल 8 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है और इसके बारे में हम बात करेंगे क्यों दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। और ये ब्लू फ्लैग है जो किस लिए महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम बेसिक से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं जो 8 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग दिया गया है तो देख सकते हैं शिवराजपुर गुजरात में है और घोघला जो है बात करते हैं दमन व दीव में है और कासरकोंड तमिलनाडु कर्नाटक में स्थित है। और पुडुविद्री तट जो बात करते हैं पदुबिद्री तट कर्नाटक में है। कप्पड़ की बात करते हैं कप्पड़ की केरल में है। और बात करते हैं रस्सीकोंडा की तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गोल्डन बीच की बात करते हैं तो उड़ीसा में स्थित है। और राधानगर की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यह ब्लू फ्लैग जो दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कुछ मैप में इस प्रकार दिखाया गया है। तो यह जो है पर्यावरण के अनुकूल यानी कि ब्लू फ्लैग की बात करते हैं ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को विश्व का सबसे अच्छा समुद्र तट माना जाता है। यानी कि जिसको यह प्रदान किया जाता है यह विश्व के समुद्र तटों में से सबसे अच्छा समुद्र तट माना जाता है। और वहीं बात करते हैं ब्लू फ्लैग विश्व को मान्यता प्राप्त शैक्षिक पर्यावरण लेबल में से एक है जिसे समुद्र तटों मैरीन और अस्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर को प्रदान किया जाता है। और वहीं बात करते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए लगभग 33 मापदंड पूरे किया जाते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत है 33 अर्हताएँ होती हैं और जो इसको यानी कि लगभग पूरे करते हैं उसी को यह ब्लू फ्लैग दिया जाता है। एशिया में भारत को मिलाकर केवल 4 देशों के पास ब्लू फ्लैग आ सका है। यानी कि एशिया में बात करते हैं भारत को मिलाकर 4 ही देश को ब्लू फ्लैग मिला है जिसमें कि जापान यूएई और साउथ कोरिया शामिल है। और वहीं बात करते हैं ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत फ्रांस में 1985 में किया गया था। अब वहीं बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सत्या नडेला को अपना नया चेयरमैन घोषित किया गया है।
नडेला ने जॉन थॉमसन की जगह ली है, यानी कि सत्या नडेला की बात करते हैं, जॉन थॉमसन की जगह ली है। और 53 साल के सत्या नडेला को 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनाया गया था, यानी कि 53 साल के जो है सत्या नडेला, इसे 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया था। और यह माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे चेयरमैन होंगे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे चेयरमैन नडेला को बनाया गया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का तीसरे चेयरमैन। आप देख सकते हैं बिल गेट्स इसका पहले चेयरमैन थे और जॉन थॉमसन दूसरे थे, और तीसरे की बात करें सत्या नडेला है। देख सकते हैं आप सत्या नडेला है, इसके चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। सत्या नडेला की बात करते हैं तो यह भारत के हैदराबाद में इसका जन्म हुआ था, यानी कि साल 1967 ईस्वी में इसका जन्म है भारत के हैदराबाद में हुआ था। और यह भारतीय मूल के हैं और यह इसको माइक्रोसॉफ्ट का तीसरे नंबर के सीईओ यानी कि सीईओ बनाया गया है। आप याद रख सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम की, तो स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम है। अब बात करते हैं 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया है। देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की यह लोगो है, यानी कि ओलंपिक की यह लोगो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की। अब बात करते हैं पहला ओलंपिक दिवस जो बात करते हैं 23 जून 1948 को लंदन में मनाया गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक की बात करें तो पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वहीं बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की आने वाले, यानी कि जो होने वाले हैं ओलंपिक खेल शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो 2021 की टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होंगे। और 2024 की बात करें तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की फ्रांस पेरिस में होंगे। और 2028 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो लॉस एंजल्स यूएसए में यानी अमेरिका में होने वाले हैं। और वहीं बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का बीजिंग चीन में होगा 2026 होने वाले हैं। और वहीं बात करते हैं 2026 की शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान और कार्टिना इटली के मिलान और कार्टिना शहर में होने वाले हैं। बात करते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भाव्या सूदन। तो भाव्या सूदन देख सकते हैं आप, इसका पिक्चर में दिखाया गया है। 23 साल की भाव्या सूदन बनी है जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर। तेलंगाना की वायुसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड में शामिल हुआ है। और भाव्या सूदन मूल रूप से राजौरी के गांव में लंबेड़ी की रहने वाली है। तो बहुत ही भारत की शेरनी है यह, बहुत इस भारत की शेरनी को सलाम है। और यह जो है जम्मू कश्मीर के लिए यह शान बन के उभरा है। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 2022 में इन 6 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव। तो आप देख सकते हैं यहाँ की 20 करोड़ आबादी की फ्री राशन के दायरे में है। और वही बात करते हैं यह 6 राज्यों को जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में जो होने वाले हैं 6 राज्यों में चुनाव आप देख सकते हैं। तो पंजाब है, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में, इन सब राज्यों में और गोवा में, इन सब 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो 2022 का ये सब चुनाव होंगे इसमें। और बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं आज के सवाल का। तो इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के सवाल है हरा ग्रह कौन सा है। तो हरा ग्रह की बात करते हैं इनमें से कौन से हरा ग्रह है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।